तो ये थी अब तक की अहम सुर्खियां। अब अखबारों पर हम नजर डाल लेते हैं कि अखबारों में ऐसी कौन कौन सी खबरें हैं जिसे फ्रंट पेज पर जगह दी गई है, उसे यहां पर सुर्खियों में रखा गया है। तो सबसे पहले बात हम अमर उजाला की करेंगे, जिसमें सोने पर अभी शिकंजा नहीं कसा गया है। इसको लेकर के वित्त मंत्रालय से एक प्रावधान निकाला गया और सोना कितना रखना चाहिए घर पे और कितना रखा जा सकता है, इसको लेकर के एक तैयारी की गई है। आपको बता दें, सोने के आभूषण के दीवाने लोग जो बहुत ज्यादा रखते हैं उनके लिए एक लिमिटेशन यहां पर तैयार कर दी गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि तय सीमा से अधिक सोना जब्त करने या टैक्स लगाने का फिलहाल कोई इरादा यहां पर नहीं है। वहीं दूसरी बड़ी खबर अमर उजाला में आयकर संशोधन बिल को लेकर के है, जिसमें राष्ट्रपति के पास विपक्ष पहुंच चुका है। आपको लगातार हम कल से इसको लेकर के जानकारी दे रहे हैं कि विपक्ष राष्ट्रपति को 117 और साथ ही 274 के तहत इसमें हस्तक्षेप करने की बात कह रहा है, क्योंकि आयकर संशोधन बिल को लेकर के कोई भी बहस नहीं हो पाई है, चर्चा नहीं हो पाई और उसके बाद इसे लागू कर दिया गया है। तो ये एक असंवैधानिक है जिसे लेकर के राष्ट्रपति के पास विपक्ष पहुंचा है। और दूसरी अगर हम दूसरे अखबारों पर नजर डालें तो दैनिक भास्कर ने यहां पर खासतौर से रिलायंस जियो की खबर को अपने फ्रंट पेज पर जगह दी है, जिसमें न्यू ईयर का तोहफा दिया गया है लोगों को रिलायंस जियो की तरफ से। 31 मार्च तक हर दिन 1 GB हाई स्पीड डाटा होगा और साथ ही अब ये जो फैसिलिटी दी गई थी उसे बढ़ा करके 31 मार्च कर दिया गया है। आपको कोई भी सिम इसमें नया लेने की जरूरत नहीं होगी। वहीं तीसरे अखबार पर अगर हम नजर डालें वो है दैनिक जागरण, जिसमें खास तौर से लिया गया है चुनावी साल में अखिलेश ने दिया मेट्रो का तोहफा और इसे अपने फ्रंट पेज पर दैनिक जागरण ने जगह दी है। आपको बता दें, चुनावी वर्ष में अखिलेश सरकार ने गुरुवार को राजधानी लखनऊ को मेट्रो का तोहफा दिया है और इससे पहले एक्सप्रेसवे का तोहफा भी दिया था। तो जहां मेट्रो का ट्रायल रन जो है वो शुरू हो चुका है, तो इन सब के बीच जो सपा सरकार है उसकी गाड़ी भी इसी मेट्रो के ट्रैक पर दौड़नी शुरू हो चुकी है। चुनावी वक्त में इस तरह का तोहफा देकर के कोशिश की जा रही है जनता को लुभाने की। वहीं दैनिक जागरण में दूसरी बड़ी खबर के तौर पर दिल्ली मेरठ हाई स्पीड ट्रेन की DPR को हरी झंडी जो है वो दिखा दी गई है। तो क्या खास है इसमें, वह हम आपको बता दें कि 50 मिनट में दिल्ली से जो गाजियाबाद होते हुए मेरठ आप जो जाएंगे तो उसकी दूरी यहां पर कम हो जाएगी और इसके साथ 160 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी ट्रेन। मुरादनगर मोदी नगर को भी ये राहत यहां पर मिलेगी। तो एक अच्छी खबर है यहां पर जिसे दैनिक जागरण ने अपने फ्रंट पेज पर जगह दी है। वहीं अगर हम इन तमाम अखबारों के बाद कुछ और अहम खबरों की बात कर ले तो नोटबंदी ही ऐसी अभी की खबर है जिसको लेकर के देश परेशान है। सरकार लगातार विपक्ष के हमले से घिरी हुई है। तो इसको लेकर के अब हम बात कर लेते हैं। तो नोटबंदी का आज 24वां दिन है और देश भर में कैश की किल्लत जारी है। महीने का दूसरा दिन है, लोग अपना वेतन निकालने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं और बैंकों और ATM के बाहर लोगों की लंबी कतारें हैं, लेकिन बैंकों और ATM इतना कैश नहीं दे रहे कि लोगों की जेब भर सके। आपको बता दें कि खाते में रुपए हैं लेकिन खर्चे के लिए लोग तरस रहे हैं। ऐसे में लोगों की रोजाना की जरूरतें कैसे पूरी होंगी, ये अब एक बड़ा सवाल है। जाहिर है कि महीने की शुरुआत में ही सबसे ज्यादा खर्चे होते हैं। RBI ने करेंसी क्राइसिस में निपटने के लिए तमाम इंतजामात करने की घोषणा तो कर दी है, लेकिन सभी इंतजामात जो है वो धरे के धरे नजर आ रहे हैं। आज 500 के पुराने नोट चलने का आखिरी दिन है। RBI के मुताबिक आज रात 12 बजे के बाद पेट्रोल पंप, अस्पताल, हवाई अड्डे, रेलवे टिकट बुकिंग जैसी जगहों पर आज रात के बाद से 500 का पुराना नोट नहीं चलेगा। पहले ये मियाद जो है वो 15 दिसंबर तक की थी, यानी आज के बाद लोगों की परेशानी और बढ़ सकती है। तो आपको बता दें कि गुरुवार को महीने की पहली तारीख पर लोग अपने खातों से सैलरी निकालने के लिए बैंकों और ATM का रुख करने लगे, लेकिन कई जगहों से निराशा ही हाथ लगी। 8 नवंबर को रात के 8 बजे इन लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि 1 दिसंबर को सुबह सुबह कोहरे भरी ठंड के बीच ये इस तरह लाइन में लगे होंगे। इनका वेतन आ चुका है, लेकिन मौजूदा हालात में मशक्कत अब पैसे निकालने की है। अपनी सैलरी भी ठीक से नहीं निकाल पाने का गुस्सा अब सामने आने लगा है। पैसे निकालने वहाँ मेरी ब्रांच है, वहाँ पे रश ज्यादा है तो पैसे नहीं निकल पा रहे, इसलिए यहाँ हेड ब्रांच पे आए हैं, यहाँ से मिल जाए पैसे। 2000 रुपए में कुछ नहीं होता है।
फिर अगर लिमिट भी है इनकी 2500 रुपए की, बट हर एटीएम से नोट निकलता नहीं है। कैश तो अवेलेबल कराएं हर एटीएम में। नहीं, समस्या तो बहुत है, लाइन लगी हुई है। सबसे बड़ा है जो 500 का नोट जो अब लाए हैं, ये जो पहले लाना चाहिए था। 500 की नोट जो है सबसे ज्यादा चलता है, और उसको अभी 2000 का जो लाए उससे सबसे बड़ा 2000 को खुलाने का मतलब किसी के पास जाओ तो सब पूरा सामान लो तो खुलाता नहीं, देने को तैयार ही नहीं है। यानी वेतन के दिन भी सरकारी तिजोरी खाली सी पड़ी है। अब कई बैंक शाखाओं में 500 के नए नोट नहीं पहुंचे हैं। 100 के नोट तो पहले से ही काफी कम हैं और 2000 के नोट लोग लेना नहीं चाहते। ऐसे में सरकार के दावे बेमायने साबित हो रहे हैं। अब वो भीड़ भी बैंक और एटीएम की ओर मुड़ेगी जो 15 दिसंबर तक अपने 500 के पुराने नोट पेट्रोल पंप और हवाई टिकट में इस्तेमाल करके खपाना चाह रही थी। पेट्रोल पंप और हवाई अड्डे पर पुराने नोट अब 15 दिसंबर की जगह 2 दिसंबर तक ही चलेंगी। एक अखबार की खबर के मुताबिक बैंक यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगले एक हफ्ते से 10 दिन काफी तनाव भरे हो सकते हैं और पर्याप्त कैश न होने से कानून व्यवस्था की भी गंभीर समस्या हो सकती है। इस आशंका को देखते हुए इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने बैंकों से कहा है कि वो अपनी सभी शाखाओं में कर्मचारियों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करें। बैंकों का कहना है कि उन्हें अपने दैनिक जरूरत के आधे से भी कम करेंसी मिल पा रही है। प्रति सप्ताह 24,000 कैश निकालने की इजाजत के बावजूद कई बैंकों ने अपने स्तर पर इस सीमा में कटौती की है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैश के लिए जूझते लोगों को राहत कब मिलेगी। जानकार बताते हैं कि अब बाजार में पहले जैसा कैश कभी नहीं होगा, क्योंकि रिजर्व बैंक और सरकार नहीं चाहते कि लोग फिर से कैश जमा करने की पुरानी आदत पर चल पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और इन सबके बीच नोटबंदी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है और नोटबंदी से हो रही दिक्कतों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। साथ ही अलग अलग हाई कोर्टों में भी याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इन सभी पर आज सुनवाई होगी। याचिका में नोटबंदी के फैसले की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है और साथ ही इससे लोगों को होने वाली परेशानी का मुद्दा भी उठाया गया। चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि इस मामले में संवैधानिक वैधता और लोगों को होने वाली परेशानी दोनों ही मुद्दों का आकलन करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने दलील दी थी कि इस मामले में अतिरिक्त हलफनामा दायर करें और बताया कि नोटबंदी के बाद की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल ने मोदी सरकार के 8 नवंबर के नोटिफिकेशन को चुनौती दी है। और वहीं नोटबंदी के बाद अब सरकार ने सोने को लेकर के एक बड़ा फैसला कर लिया है। सरकार ने सोना रखने की प्रति व्यक्ति एक सीमा जो है वो तय कर दी है। अगर इस सीमा से ज्यादा सोना आपके पास पाया जाता है तो सरकार इसको जब्त करेगी और टैक्स भी लगाएगी। काला धन बचाने के लिए अगर आपने सोना खरीद लिया है तो सावधान हो जाइए, आप सरकार की रडार में हैं। आयकर संशोधन विधेयक 2016 के तहत विवाहित महिला को 500 ग्राम और अविवाहित महिला को 250 ग्राम सोना रखने की छूट होगी। वहीं पुरुषों के लिए 100 ग्राम सोना रखने की सीमा तय की गई है। दूसरी ओर पुश्तैनी सोना और घोषित आय से खरीदे गए सोने पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। आइए अब आपको बताते हैं कि क्या है सरकार की गोल्ड स्कीम। संशोधित आयकर कानून के तहत पैतृक आभूषण और गोल्ड पर कर नहीं लगेगा। साथ ही घोषित आय से खरीदे गए सोने पर भी कर नहीं लगेगा। सरकार ने कहा कि आयकर जांच के दौरान विवाहित महिला के पास 500 ग्राम, अविवाहित महिला के पास 250 ग्राम और पुरुषों के पास उपलब्ध 100 ग्राम तक के सोने के आभूषणों की जब्ती नहीं होगी। वित्त मंत्रालय के सोना रखने की सीमा तय करने के बाद बाजार में सोने के दाम गिरे। आयकर संशोधन विधेयक 2016 के तहत ये नियम लागू होंगे। पहले सरकार ने ऐसी कोई योजना लाने से इनकार किया था। पिछले शुक्रवार को ही हमने ये रिपोर्ट दिखाई थी कि सरकार लोगों के गोल्ड खरीदने की सीमा तय कर सकती है। दूसरी तरफ सरकार ने कहा था कि ब्लैक मनी के खिलाफ शुरू की गई जंग में उसकी व्यक्तिगत स्तर पर सोना रखने पर प्रतिबंध लगाने जैसी अभी कोई योजना नहीं है। सरकार के नोटबंदी के कदम के बाद से ही इस तरह की अटकलें थी कि सरकार व्यक्तिगत स्तर पर सोना रखने पर कुछ प्रतिबंध लगा सकती है। और उधर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहा है। ऐसे में विपक्षी दलों के सभी नेता गुरुवार शाम को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिले और संसद में बिल पास कराने को लेकर के शिकायत की है। उन्होंने अपनी शिकायत में राष्ट्रपति को बताया कि सरकार ने बिना किसी चर्चा के आयकर संशोधन बिल पास कराया। इस प्रकार की कार्रवाई से लोगों में डर व्याप्त होता जा रहा है।
आयकर संशोधन के बिल को लेकर के विपक्षी दल 16 पार्टियों के नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है और वहीं टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा कि पीएम संसद में कम बाहर ज्यादा बोलते हैं। उन्होंने कहा कि हमने बिल में दखल की मांग की, लेकिन बिना चर्चा के ही बिल पास करा लिया गया। पार्लियामेंट में बिल को बिना कोई डिस्कशन अलाउ किए लोकसभा में सरकार ने पास किया। पूरे देश में लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है, डर है लोगों में, इसलिए हम प्रेसिडेंट के यहां आए। उनको हमने बताया कि पार्लियामेंट्री प्रोसीजर फॉलो नहीं किया है और पार्लियामेंट की आवाज, लोकसभा की आवाज दबाई गई है। उनके पास गए थे कि ये जो इस तरह का बिल पास हुआ है वो सब तरह की मर्यादा और सीमाएं और संविधान के दायरे से बाहर हुआ है और लोकसभा का मामला था, इसलिए लोकसभा के लोग ही उसमें ब्रीफ कर रहे थे। हम लोग तो उनकी उस सदन में जो हुआ है उसका जो प्रोटेस्ट करना चाहते थे उनके साथ गए थे हम लोग, लेकिन वो विस्तार से या सारी चीज़ें उन्हीं लोगों ने वहाँ रखी है। देखिए, आज महामहिम राष्ट्रपति जी के से विपक्ष के सभी नेतागण राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मिले हैं। कोई भी बिल स्टैंडिंग कमेटी में नहीं जा रहा है। हर बिल को धक्कमपेल करके और इस तरीके से जबरदस्ती पास करा के ये एक रूटीन बन गया है जो कि खेदजनक है और राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी से इसी का संरक्षण प्राप्त करने के लिए, उनसे अनुरोध करने के लिए लोग गए थे। तो नोटबंदी पर संसद में विपक्ष का हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। गुरुवार को भी संसद में नोटबंदी पर जमकर हंगामा हुआ है। विपक्ष लगातार संसद में पीएम मोदी के बयान की मांग पर अड़ा हुआ है, तो वहीं पीएम मोदी राज्यसभा में मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में ही हंगामा होता रहा, जिसके चलते गुरुवार को कार्यवाही को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा और लोकसभा को भी हंगामे के चलते गुरुवार को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। नोटबंदी के मुद्दे पर लोकसभा में चर्चा शुरू कराने की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन की कोशिश गुरुवार को भी सफल नहीं दिखी। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, वामदल और आरजेडी नियम 56 की बजाय किसी दूसरे नियम के तहत चर्चा को तो तैयार थे, लेकिन मत विभाजन की मांग पर अड़े रहे और नोटबंदी से आम लोगों को हो रही परेशानियों का जिक्र किया। चर्चा से हम नहीं भाग रहे, उन्हों भाग रहे हैं, वोटिंग से भाग रहे हैं, वो वोटिंग करवाना नहीं चाहते हैं, तो इसीलिए ये डेडलॉक क्रिएट हुआ है और वो टाइम ऐसा ही पास करना चाहते हैं। हमने रूल 56 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव के अंतर्गत हमने चर्चा चाहिए थी, प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति चाहिए थी। आज तक सरकार पूरी तरह से मूक दर्शक के रूप में खड़ी है और मतदान के आधार पर चर्चा करने से ये सरकार क्यों भाग रही है, ये प्रश्न हम पूछना चाहते हैं। वो चर्चा को सुनने के लिए वो तैयार नहीं और वो बैठने के लिए तैयार नहीं। इससे ऐसा लगता है कि इन्होंने जो फैसला लिया है वो पूरी तैयारी से नहीं लिया, बिना पूरी तैयारी के ये फैसला लिया है और ये उसका जवाब देने में ये अपनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। वही सरकार ने तुरंत चर्चा शुरू करने पर जोर दिया, लेकिन चर्चा के बाद मत विभाजन पर सरकार तैयार नहीं थी। हमें लगता है कि कहीं न कहीं कांग्रेस या तो कंफ्यूज है या जानबूझ करके देश को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही है। खुद डिमोनेटाइजेशन के खिलाफ नहीं बोल सकते, रीमोनेटाइजेशन के खिलाफ नहीं बोल सकते। कारण एक के बाद एक का विपक्ष में लोग अपने टोन एंड टेनर बदला, स्वर बदला और कहने लगे पब्लिक का मूड देख के, हम काला धन के पक्ष में नहीं है, मगर क्या है भाई, सीधा आप जो कदम उठाया प्रधानमंत्री ने उसका साथ दे रहे नहीं दे रहे। गौरतलब है कि जब से शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, संसद में नोटबंदी के मुद्दे पर हंगामा जारी है। एक दिन भी संसद का काम सुचारू रूप से नहीं हो पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो जिस तरह से शीतकालीन सत्र में एक भी दिन सही से चर्चा नहीं हो पाई है, उससे लग रहा है कि शीतकालीन सत्र ऐसे ही गुजर जाएगा। वहीं करेंसी क्राइसिस के चलते गुरुवार को एक और जान चली गई।
यूपी के प्रतापगढ़ में एक वृद्ध महिला की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य शाखा परिसर में मौत हो गई है। मृतक महिला अपने बेटे और बहू के साथ पेंशन के लिए लाइन में लगी थी और इस बीच नोटबंदी का असर अब सरकारी राजस्व पर भी दिखने लगा है। बदायूं में रेवेन्यू स्टैंप न बिकने के कारण सरकारी रेवेन्यू 80% घट गया। नोटबंदी का आज 23वां दिन है, लेकिन बैंकों में भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। बैंकों में पैसों की कमी भी बरकरार है। सरकार की ओर से रोज नई घोषणाओं के चलते समस्या और उलझती जा रही है। ताजा मामला प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय में स्थित स्टेट बैंक का है, जहां कोहडौर इलाके के हदसरा की रहने वाली वृद्धा करमेता अपने बेटे और बहू के साथ पेंशन लेने के लिए पहुंची थी, लेकिन लाइन में घंटों खड़े रहने से परेशान वृद्धा की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस आनन फानन में महिला को जिला अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इस बीच नोटबंदी का असर अब सरकारी राजस्व पर भी दिखने लगा है। बदायूं में लोगों के सरकारी स्टैंप न लेने के कारण सरकारी रेवेन्यू 80% घट गया है। नोटबंदी की वजह से स्टाम्प बिक नहीं रहा है, प्रॉपर्टी के दाम घट गए हैं और लोग जमीन का क्रय विक्रय कम कर रहे हैं। नोटबंदी के चलते लगातार हो रही मौत या मार्केट में आई मंदी का जिम्मेदार कौन है? अपने ही पैसों को पाने के लिए दिन भर मशक्कत करने के बाद भी लोग खाली हाथ लौट रहे हैं। आखिर कब निकलेगा इस विकराल समस्या का हल, ये बड़ा सवाल है। प्रतापगढ़ में मनोज त्रिपाठी के साथ पंकज गुप्ता, APN बदायूं। तो हालात बहुत ज्यादा गंभीर है और वहीं नोटबंदी के बाद से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैशलेस सोसाइटी को लेकर के आह्वान किया ताकि युवा जो है वो कैशलेस सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे। इस कड़ी में झारखंड ने अपना कदम बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री रघुवर दास के निर्देश पर वित्त विभाग ने राज्य के सभी जिले के उपायुक्तों को 28 दिसंबर तक जिले के एक एक प्रखंड को कैशलेस बनाने के आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि सरकार 5,000 रुपए तक के मोबाइल सेट को कर मुक्त करने जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस प्रदेश की आधी से ज्यादा की आबादी अशिक्षित है, अभी भी कई ऐसी जगह हैं जहां मोबाइल काम ही नहीं करता। क्या उस प्रदेश को कैशलेस प्रदेश बनाया जा सकता है? प्रधानमंत्री मोदी के कैशलेस इंडिया की तर्ज पर कैशलेस झारखंड की पहल शुरू कर दी गई है। झारखंड सरकार ने इसको लेकर काम करना भी शुरू कर दिया है। राज्य के अपर मुख्य सचिव सह वित्त विभाग के प्रधान सचिव अमित खरे ने सभी जिले के उपायुक्तों को 28 दिसंबर तक अपने अपने जिले के एक एक प्रखंड को कैशलेस प्रखंड बनाने का निर्देश जारी किया है। इसमें एक प्रखंड को कैशलेस बनाने, एक कम से कम एक है और ज्यादा भी करें तो बहुत अच्छा रहेगा। उनको 28 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष सम्मान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिनों पहले मुख्यमंत्री रघुवर दास को फोन कर झारखंड को कैशलेस स्टेट बनाने का निर्देश दिया था। प्रधानमंत्री से निर्देश मिलते ही मुख्यमंत्री ने इस दिशा में पहल शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग का प्रशिक्षण लोगों को मिले, इसके लिए हर प्रखंड में 20-20 युवाओं की टीम बनाने का निर्देश दिया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री 2 दिसंबर को रांची जिले के नगड़ी प्रखंड से कैशलेस झारखंड योजना की शुरुआत भी करेंगे। हर डीसी ये सुनिश्चित करे एक ब्लॉक हमारा कैशलेस ब्लॉक हो, कैशलेस पंचायत हो, ये सुनिश्चित उपायुक्तगण करे, यही उपायुक्त से आशा है। उधर झारखंड सरकार के कैशलेस झारखंड की पहल पर विपक्ष ने तीखा प्रहार किया कि ये भद्दा मजाक करना राज्य के लोगों के साथ में मुख्यमंत्री बंद करे और यहाँ जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, उसको दूर करने का काम करे। झारखंड की आधी आबादी अभी भी अशिक्षित है। राज्य में अभी भी हजारों ऐसे गांव हैं जहां बैंक की सुविधा नहीं है। इतना ही नहीं, कोल्हान और संथाल परगना के अधिकांश इलाकों में आज तक इंटरनेट नहीं पहुंच पाया। ऐसे में राज्य सरकार की कैशलेस झारखंड की पहल सफल होती है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। ज्ञान रंजन कुमार, APN रांची। और अब खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दनकुनी और पलसित के 2 टोल प्लाजा पर सेना की तैनाती पर चिंता जाहिर की है। ममता ने कहा कि राज्य सरकार को कोई भी सूचना दिए बगैर इस तरह सेना को तैनात किया जाना एक गंभीर मुद्दा है।
उन्होंने धमकी दी कि जब तक सेना को टोल प्लाजा से नहीं हटाया जाता वो सचिवालय में ही डेरा जमाए रहेंगी। ममता ने इसे आपातकाल जैसे हालात बता दिए। उन्होंने कहा कि जब देश में इमरजेंसी लगाई जाती है तो केंद्र सरकार राज्यों की कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेता है। राष्ट्रपति इमरजेंसी की घोषणा करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। केंद्र सरकार ने सेना की जीप तैनात करने से पहले राज्य को अपने विश्वास में नहीं लिया और दूसरी तरफ सेना ने ममता के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये सेना का नियमित अभ्यास है। सेना ने कहा कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। साथ ही ममता बनर्जी की तरफ से इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद सेना को कई जगहों से हटा लिया गया है। ईस्टर्न कमांड ने ट्वीट कर कहा है कि ये अभ्यास पश्चिम बंगाल पुलिस की जानकारी में है और उनके तालमेल के साथ चल रहा है, जबकि पश्चिम बंगाल की पुलिस ने इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की अनुमति लिए बगैर राज्य के ज्यादातर इलाकों में सेना तैनात कर दी गई। और वहीं चीफ जस्टिस तीरथ ठाकुर ने न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया हाईजैक नहीं की जा सकती है और न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए और निरंकुश शासन के दौरान उसकी अपनी एक भूमिका होती है। ये बात उन्होंने कही। जस्टिस ठाकुर ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि न्यायपालिका और न्यायाधीशों के चयन में कार्यपालिका पर निर्भर नहीं रह सकती है। उन्होंने कहा कि न्याय प्रशासनिक के मामलों में न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए, जिसमें अदालत के भीतर न्यायाधीशों के मामले को सौंपना शामिल है। साथ ही जब तक न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी, संविधान के तहत प्रदत्त अधिकारी बेमतलब होंगे। चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने ये बात स्वतंत्र न्यायपालिका की गढ़ विषयक 37वें भीमसेन सचर स्मृति व्याख्यान के दौरान कही है। आपको बता दें कि उच्च न्यायालय और न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर के न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर इसे एक महत्वपूर्ण तौर पर देखा जा रहा है। देश के दोनों ही अंग एक दूसरे पर न्यायाधीशों के रिक्त पद बढ़ाने के आरोप लगाने के साथ ही एक दूसरे के को लक्ष्मण रेखा में रहने के लिए कह रहे हैं। Judiciary must have independence in financial matters and have sufficient funds to perform their functions efficiently. Judiciary must be independent as to decision making. Both the government and other institutions have the duty to respect and observe the decisions handed down by the judiciary. Whether or not a court is competent to decide a matter must be left to the court itself. It cannot be decided by an outsider. This is an essential part of judicial independence. The judiciary has both the right and the duty to ensure fair court proceedings and issue reasoned decisions. Individual judges must enjoy independence in the performance of their professional duties. Individual judges have a right and a duty to decide cases before them according to law, free from outside interference, including the threat of reprisals and personal criticism. तो ये तकरार अभी बढ़ रही है। देखना है कि तकरार का समाधान आखिरकार होगा कैसे। बात उत्तर प्रदेश की करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गुरुवार को लखनऊ मेट्रो के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखा करके इसको रवाना किया है और मेट्रो डिपो में ट्रायल रन के समारोह में समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव अपने परिवार के साथ यहां पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने खुद मेट्रो रेल की चाबी महिला पायलट को सौंपी। हालांकि ट्रायल रन होने की वजह से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मेट्रो में सवारी का लुत्फ नहीं उठा पाए हैं। उधर ट्रायल रन के उद्घाटन पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि चुनाव को देखते हुए आधी अधूरी योजनाओं को शुरू करना बचकानी हरकत है। गाजे बाजे और मेगा आयोजन के साथ आखिरकार लखनऊ मेट्रो पटरियों पर उतर गई। हालांकि ये महज ट्रायल रन की शुरुआत थी, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया। मुख्यमंत्री ने पायलट को मेट्रो रेल की चाबी दी। इसके बाद वो मेट्रो रेल के अंदर कुछ वक्त तक रहे, लेकिन ट्रायल रन होने की वजह से सवारी नहीं कर सके। जहां मेट्रो लखनऊ के लिए है, आप लखनऊ की मेट्रो देख रहे हैं, लेकिन ये सरकार 3-3 जगह मेट्रो बना रही है। गाजियाबाद में मेट्रो बन रही, नोएडा में बन रही है, लखनऊ में बन करके पटरी पे चल रही है, आपके कानपुर में शुरू होने जा रही है। और वो समय भी आएगा जब वाराणसी में भी हम लोग उसका शिलान्यास करने का काम करेंगे।
इस दौरान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी सरकार विकास के काम कर रही है और विधानसभा चुनाव से पहले मौका मिला तो प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी मेट्रो का काम शुरू कर देंगे। लेकिन यहाँ पर अखिलेश यादव को एक बार फिर बसपा अध्यक्ष मायावती के बयानों का सामना करना पड़ा। मायावती ने कहा कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की तरह मेट्रो को शुरुआत करने की जल्दबाजी की वजह सपा को चुनाव में हार का डर है। तैयार है सपा सरकार के मुखिया को ये एहसास हो चुका है, समाजवादी पार्टी को भी एहसास हो चुका है कि ये पार्टी दोबारा से सत्ता में आने वाली नहीं है, इसलिए सब अधकच्चे काम ये कोई वो उसके उद्घाटन करने में लगे हैं। ये बात सही है कि यूपी के विधानसभा चुनाव में अब बेहद कम वक्त बचा है और दिसंबर में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ऐसे किसी काम को अंजाम नहीं दे पाएंगे जिस पर उनका नाम लिख सके। जाहिर है गुजरे नेताओं के इतिहास और परंपरा का अखिलेश यादव भी अपनी सरकार के अंतिम समय में पालन कर रहे हैं। लखनऊ में अत्याधुनिक कैंसर इंस्टीट्यूट और इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को भी इसी महीने शुरू किया जाएगा, जो अभी तक पूरी तरह तैयार नहीं है। अभिषेक पांडे, एपीएन, लखनऊ। और ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव अभिषेक पांडे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अभिषेक, चुनावी पटरी पर एक्सप्रेसवे सड़क पर सपा पार्टी की जो गाड़ी है वो दौड़ने लगी है, लेकिन दर्द छलक रहा है मायावती के चेहरे से। चाहे हम एक्सप्रेसवे की बात करें या फिर हम मेट्रो की शुरुआत की बात करें, तो यही कह रही हैं शुरुआत हमने की, उद्घाटन ये कर रहे हैं। देखिए, एक परंपरा सी है कि जो सरकार किसी योजना को शुरू करती है तो कोशिश करती है कि उसको अपने ही कार्यकाल में खत्म किया है। लेकिन जो मेट्रो है, मायावती के समय में डीपीआर बना था और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने कार्यकाल के आखिर दिनों में उसके ट्रायल रन को उद्घाटन जब उन्होंने कल किया तो इसी का दर्द मायावती के चेहरे पर दिखा। उन्होंने कहा कि ये बचकानी हरकत है विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ताबड़तोड़ अधूरी योजनाओं का उद्घाटन करना। लेकिन चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव को भी पता है कि अब ज़्यादा दिन बचा नहीं विधानसभा चुनाव में, इसलिए जितनी योजनाएं, जितनी फ्लैगशिप वाली योजनाएं हैं, कम से कम उस पर उनके नाम की पट्टी लग जाए, यही कोशिश हो रही है। जी बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से मायावती लगातार आरोप लगा रही है कि आधी अधूरी जो ये पूरी तरह से तैयार नहीं है, लेकिन उसके ऊपर ये ट्रायल शुरू कर दिया गया है, ये एक्सप्रेसवे की शुरुआत कर दी गई है, तो लोगों की जान के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है कि क्या वाकई ये जो योजना है, परियोजना है, ये आधी अधूरी है? देखिए, अभी पहले चरण में मेट्रो का काम चल रहा है और पहले चरण में भी महज कुछ किलोमीटर तक एलिवेटेड मेट्रो है उसकी ही तैयारी हुई है। यानी अभी जो मेट्रो है वो पहले चरण में भी पूरी नहीं हो सकी है और जाहिर सी बात है कि जनता के लिए मेट्रो के दरवाजे तब खोले जाएंगे जब कमिश्नर रेलवे सेफ्टी की तरफ से और रेलवे मंत्रालय की तरफ से अंतिम अनुमोदन नहीं मिल जाएगा और इसमें अभी होने में थोड़ा समय लगेगा। कल मेट्रो के एमडी ने भी कहा करीब 90 दिनों की कमीशनिंग का समय है, यानी करीब 90 दिनों तक ट्रायल होगा, ट्रैकिंग एंड टेस्टिंग हो जाएगी। उसके बाद जब हरी झंडी मिलेगी रेलवे की तरफ से, उसके बाद ही लखनऊ मेट्रो के दरवाजे आम आदमी के लिए खोले जाएंगे। तो अभी इसमें काफी समय है और ये 3 महीने अगर जोड़ लिए जाएं तो करीब करीब मार्च में जाकर के लोगों को ये मौका मिलेगा और मार्च का समय होगा विधानसभा चुनाव का। तो जाहिर सी बात है अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के तौर पर कम से कम इस काम को नहीं कर पाएंगे और इसीलिए ट्रायल रन के लिए ही सही उन्होंने इसका उद्घाटन किया, मेट्रो को लोगों के सामने रखा, तस्वीरें खिंचाई ताकि इन तस्वीरों के जरिए जनता के सामने जा सके। लेकिन ये बात सही है कि मेट्रो का काम अभी काफी कुछ बचा हुआ है। ठीक इसी तरह एक्सप्रेसवे में भी एक लंबा चौड़ा काम है और जनता के लिए ना एक्सप्रेसवे अभी खोला गया है और ना ही मेट्रो खोला गया है और यही इसीलिए शायद एक मौका मिला है विरोधियों को कि भाई जब जनता को सौगात मिली ही नहीं तो जनता के लिए क्यों उद्घाटन किया गया। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा सवाल यहाँ पर अभिषेक ये खड़ा हो जा रहा है कि जब अभी तक आपने एक्सप्रेसवे को खोला नहीं है जनता के लिए या मेट्रो में अभी सवारी नहीं कर सकते, जनता नहीं कर सकती है, तो क्यों इसे यहाँ पर इसका उद्घाटन कर दिया गया है? सिर्फ एक चुनावी स्टंट ये पूरी तरह से नजर आता है। लेकिन क्या विकास पुरुष की जो छवि बनाने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं, इन 2 आधी अधूरी परियोजनाओं के जरिए वो विकास पुरुष की छवि को साफ कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं? अभिषेक, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो योजनाएं हैं
उसको अंजाम दिया गया है, अंतिम रूप दिया गया है। लेकिन समय अब शायद अखिलेश यादव के पास नहीं है कि उनके पूरा होने का इंतजार करें और लगातार अब क्योंकि चुनाव बेहद करीब है तो जाहिर तौर पर जो योजनाएं थी वो चाहते हैं कि उनके ही हाथों उनके दरवाजे खोले जाएं। लगातार जितनी आप बड़ी योजनाएं आप देख लीजिए, आगरा एक्सप्रेसवे, मेट्रो हो, गोमती रिवर डेवलपमेंट फ्रंट हो, अभी इंटरनेशनल स्टेडियम का उद्घाटन होना है, IT सिटी में कैंसर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन होना है, ये तमाम स्कीम्स हैं जिन्होंने लंबा समय लिया है लेकिन अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हो पाई हैं। तो विकास पुरुष बनने के लिए लगातार जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो काम थे, सोशल स्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो काम थे वो तो किए गए हैं, लेकिन फिलहाल उसको फिनिशिंग टच अभी तक नहीं दिया जा सका है। यानी ये जाहिर तौर पर ये कहा जा सकता है कि अभी काफी कुछ काम बचा हुआ है, लेकिन चीफ मिनिस्टर इसका इंतजार नहीं कर सकते क्योंकि चुनाव बिल्कुल और यही वजह रही है कि कल ट्रायल में जब कभी मुख्यमंत्री नहीं पहुंचते हैं उसके उद्घाटन में, लेकिन अखिलेश यादव जरूर पहुंच गए हैं कि 2017 में जब चुनाव होगा तो ये वक्त उनके पास होगा या नहीं होगा, क्या वो उद्घाटन कर भी पाएंगे या नहीं पाएंगे। तो इस तरह की स्थिति बनी हुई है क्योंकि चुनावी वक्त है, जनता किसको सत्ता में लेकर के आती है ये बड़ा सवाल हो जाएगा। और इससे पहले ही इसे एक विकास पुरुष की जो छवि अपनी बनाना चाह रहे थे वो यहां पर बनाने में कामयाबी थोड़ी बहुत हासिल करते अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। अभिषेक जुड़े रहिए हमारे साथ, और भी तमाम खबरों पर आपसे बातचीत होगी क्योंकि यूपी के अंदर में जिस तरह से चुनावी साल है और ऐसे वक्त में लगातार जो केंद्रीय मंत्री है उनका भी आने जाने का सिलसिला जो है वो जारी है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह और रेल मंत्री सुरेश प्रभु आज लखनऊ पहुंच रहे हैं और आज राजनाथ सिंह गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर विकास कार्यों की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद सशस्त्र सीमा के बल के प्रशासनिक भवन का भी उद्घाटन राजनाथ सिंह करेंगे। आपको बता दें कि कल सीएम अखिलेश यादव ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट लखनऊ मेट्रो के ट्रायल रन उद्घाटन यहां पर किया था और केंद्र सरकार से किसी भी मंत्री को बुलावा नहीं भेजा गया था। माना जा रहा है कि इसी के जवाब में आज राजनाथ सिंह लखनऊ में योजनाओं का लोकार्पण करने जा रहे हैं। और सीधे रुख कर लेते हैं अपने संवाददाता अभिषेक का। अभिषेक, चुनावी साल है, जैसा इससे पहले भी मैंने बताया कि केंद्रीय मंत्रियों का आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। कल भले ही राजनाथ सिंह को जब ट्रेन का उद्घाटन हो रहा था ट्रायल के लिए तो उसमें नहीं बुलाया गया, लेकिन आज पहुंच रहे हैं और यहां पर भी यूपी को एक सौगात देने की कोशिश की जाएगी। देखिए, ये सवाल कल भी उठा था। लखनऊ से ही सांसद है देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह और लखनऊ मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है जाहिर तौर पर ये फेडरल स्ट्रक्चर की ही देन है, यानी संघीय ढांचे की बुनियाद है। इसमें राज्य सरकार की जिम्मेवारी है और साथ ही साथ भारत सरकार की जिम्मेवारी है। तो ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को नहीं बुलाए जाने पर तमाम भाजपा के नेताओं ने आपत्ति जताई थी, लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा गया, अखिलेश सरकार की तरफ से, कि केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू को निमंत्रण पत्र जरूर भेजा गया था। लेकिन आज मौका है गोमती नगर स्टेशन के टर्मिनल में तमाम अवस्थापना सुविधाओं को बढ़ाए जाने का और आज रेल मंत्री, देश के गृह मंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में एक तरीके से राइवलरी जरूर दिख रही है। कल अखिलेश यादव ने अपने फ्लैगशिप योजना की शुरुआत की तो आज देश के गृह मंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए पहुंच रहे हैं। तो जाहिर तौर पर आज ये देखना होगा कि देश के गृह मंत्री क्या बयान देते हैं। बिल्कुल अभिषेक, कार्यक्रम क्या रहेगा? गृह मंत्री राजनाथ सिंह का और रेल मंत्री सुरेश प्रभु का कार्यक्रम आज का क्या है? गोमती नगर पहुंचेंगे और उसके बाद देखिए 12 बजे के करीब गोमती नगर स्टेशन पर पहुंचना है। और पिछले बजट की अगर मैं बात करूं तो गोमती नगर रेलवे स्टेशन को अपग्रेड करने के लिए अलग से फंड्स के इंतजाम किए गए थे, बजट का एलोकेशन हुआ था और उसी पैसों से गोमती नगर रेलवे स्टेशन को देश के चुनिंदा रेलवे स्टेशंस में शुमार करने के लिए, बेहतर सुविधाओं के लिए चुना गया था। वहां पर अपग्रेडेशन होना है। देश के जो गृह मंत्री के साथ रेल मंत्री भी रहेंगे, रेल राज्य मंत्री भी रहेंगे। वहां पर तमाम सुविधाओं का शिलान्यास किया जाएगा। इसके अलावा उत्तर रेलवे और उत्तर पूर्वी रेलवे की तमाम जो और स्टेशन है, यानी पूर्वोत्तर भारत में तमाम गोरखपुर डिवीजन के जो तमाम रेलवे स्टेशन हैं उनको भी अपग्रेड करने का काम किया जाएगा। उसकी भी शुरुआत गोमती नगर रेलवे स्टेशन से ही की जाएगी। शाम 4 बजे देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह वापस दिल्ली पहुंच जाएंगे, लेकिन इस 4 घंटे के दौरान रेलवे से जुड़े हुए तमाम प्रोजेक्ट को शुरू किया जाना है, उद्घाटन किया जाना है। तो ये इम्पोर्टेंट डे है
क्योंकि जाहिर तौर पर इसका भी लाभ बीजेपी ज़रूर लेगी। चुनाव आने वाला समय है और लखनऊ है, बीजेपी का गढ़ है, तो एक तरीके से सौगात भी दी जा रही है लोगों को, गोमती नगर इलाके के लोगों को भी दी जा रही है, लखनऊ के लोगों को भी दी जा रही है। तो ये अहम होगा और सबसे अहम ये होगा कि आज वाले कार्यक्रम में देखना होगा क्या समाजवादी पार्टी या फिर अखिलेश सरकार से किसी डिग्निटरी को बुलाया जाता है या नहीं। जी बिल्कुल, यहाँ पर अभिषेक उस पर तो नजर बनी रहेगी, लेकिन उससे भी ज्यादा क्या यहाँ पर राजनाथ सिंह या सुरेश प्रभु जनता को भी संबोधित करेंगे और उनका मुद्दा खासतौर से क्या विकास को ही लेकर के होगा? देखिए, जाहिर तौर पर रेलवे का आज कार्यक्रम है, रेलवे के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको शुरू किया जाना है। हालांकि ये कार्यक्रम रेलवे का है, लेकिन क्योंकि राजनाथ सिंह लखनऊ से सांसद हैं, यहीं से गृह मंत्री चुने गए हैं, तो जाहिर तौर पर उनको होना लाजमी था, उनको बुलाया गया है इस विशेष आयोजन में और यहाँ से वो स्पीच भी डिलीवर करेंगे। जाहिर तौर पर माना जा रहा है कि भले ही विकास को लेकर के, रेलवेज के काम को लेकर के स्पीच डिलीवर की जाएगी, बातें रखी जाएगी, लेकिन आने वाले वक्त में जो विधानसभा चुनाव है या जो देश के मौजूदा मुद्दे हैं उस पर भी बात राजनाथ सिंह अपनी राजनाथ सिंह यहाँ पर कर सकते हैं। बिल्कुल अभिषेक, नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट के लिए हम वापस आते रहेंगे। फिलहाल बता दें कि 12 जो बजे है गोमती नगर पहुंच जाएंगे गृह मंत्री राजनाथ सिंह और रेल मंत्री सुरेश प्रभु और वहां पर कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। इसी के साथ अभिषेक, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खबरों पर जानकारी देने के लिए। बात उत्तराखंड की करेंगे, जहां पर हरीश रावत सरकार और राजभवन एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। ये तकरार निजी विश्वविद्यालयों के विधेयकों को लेकर हो रहा है। आपको बता दें कि गैरसैंण विधानसभा सत्र में सरकार ने 7 निजी विश्वविद्यालयों के विधेयक पास कराए थे, जिनमें से 4 विधेयक राजभवन पहुंच गए हैं, लेकिन चारों विधेयक राजभवन ने सुरक्षित रख लिए हैं। बाकी विधेयक जो गैरसैंण में पास हुए थे उन पर राज्यपाल ने मुहर लगा दी है। ऐसे में उत्तराखंड के सियासी गलियारों में इसी बात की चर्चा है कि कहीं ऐसा ना हो कि चुनावी माहौल में राजभवन सरकार को झटका देकर निजी विश्वविद्यालयों को भी झटका दे दे, क्योंकि इससे पहले भी 2 निजी विश्वविद्यालयों के विधेयक राजभवन ने सरकार को वापस भेजे थे, जिन्हें सरकार ने गैरसैंण में पास करवाया था। और सीधे रुक कर लेते हैं देहरादून का, जहां से हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल हमसे जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। मनीष, 4 ऐसे कौन कौन से विधेयक हैं जिसको राजभवन ने अपने पास सुरक्षित रख लिया है और हरीश रावत सरकार को इससे झटका लग सकता है? जी बिल्कुल, देखिए जो उत्तराखंड की हरीश सरकार और राजभवन है एक बार फिर से यहाँ पर आमने सामने नजर आ रहे हैं और आमने सामने की जो एक बार फिर से नजर आ रहे हैं वो निजी विश्वविद्यालयों के विधेयकों को लेकर हैं। और एक बार इससे पहले भी देखा गया है जब 2 निजी विश्वविद्यालयों के विधेयक जो राजभवन से सरकार को वापस भेजे गए थे और वो दोनों निजी विश्वविद्यालयों के जो विधेयक थे फिर से गैरसैंण में विधानसभा की सदन की पटल पर आए थे और 5 निजी विश्वविद्यालय और इनके साथ यहाँ पर आए थे। तो कुल मिलाकर गैरसैंण की बात करें तो जो विधानसभा सत्र हुआ था वहां पर 7 निजी विश्वविद्यालयों के विधेयक यहां पर सदन की पटल पर रखे गए थे और 7 विधेयक यहां पर पास हुए थे, जिन्हें कि अब राजभवन से यहां पर मंजूरी मिलना बाकी है। और अगर 7 विधेयकों में से 4 विधेयकों की बात करें तो ये 4 विधेयक यहां पर राजभवन यहां पर पहुंच चुके हैं और राजभवन से चारों विधेयक यहां पर सुरक्षित रख लिए गए हैं। और गैरसैंण के जो सत्र गैरसैंण में हुआ था विधेयकों की बात करें तो 25 विधेयक गैरसैंण सत्र में यहां पर पास हुए थे और 25 में से 15 विधेयक राजभवन पहुंच चुके हैं, जिनमें से 11 विधेयक पर राजभवन से मुहर लग चुकी है, यानी कि 11 विधेयक पर राज्यपाल के पॉल ने अपने मुहर लगा दिया। लेकिन 4 जो विधेयक यहां पर रोके हैं वो 4 निजी विश्वविद्यालयों के यहां पर विधेयक रोके हैं और अब सभी की नजरें उत्तराखंड में इसी बात पर लगी हुई हैं कि आखिरकार जो यहां पर चुनावी माहौल गर्म हो चला है उसमें कहीं ऐसा ना हो कि जो निजी विश्वविद्यालयों को फायदा पहुंचाने का आरोप जो हरीश सरकार पर लगा था वो कहीं ना कहीं राजभवन उस पर कहीं ना कहीं झटका न लगा दें। और जो यहां पर निजी विश्वविद्यालयों को लेकर विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर नजर आया है कि निजी विश्वविद्यालयों को फायदा पहुंचाने के लिए गैरसैंण में यहां पर सत्र का आयोजन किया गया। तो ये बात जो ये बात कहीं सत्य न हो। शुक्रिया मनीष जुड़ने के लिए और इस पर जानकारी देने के लिए। तो 4 विधेयक जो हरीश रावत सरकार के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। वहीं अब बात झारखंड की हम करेंगे और झारखंड की आज क्या कुछ अहम खबरें हैं इसके लिए सीधे चलते हैं रांची, जहां पर मौजूद है हमारे संवाददाता ज्ञान रंजन। झारखंड की बड़ी बड़ी खबरें कौन कौन सी है? जी, झारखंड की खबरों की बात की जाए तो आज आदिवासी मूलवासी संगठनों सहित 44 आदिवासी संगठनों ने झारखंड बंद कॉल किया है।
और इसको लेकर प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां कर रखी है। जिस तरह से पिछले शुक्रवार को विपक्षी दलों के द्वारा सीएनटी और एसपीटी एक्ट में संशोधन के खिलाफ झारखंड बंद का ऐलान किया गया था और उस दौरान जमकर झारखंड में उपद्रव मचाया गया था। कई जगहों पर खासकर उपराजधानी दुमका में 8 गाड़ियों को आग के हवाले किया गया था। चाईबासा और जमशेदपुर में भी उपद्रवियों ने, बंद समर्थकों ने जमकर उत्पाद मचाया था। राजधानी रांची में भी उस दिन उत्पाद देखने को मिला था बंद समर्थकों के द्वारा और इसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर रखी है। और खास करके जो भी एरियाज हैं, खासकर रांची शहर की अगर हम बात करें तो रांची शहर में 144 धारा लागू कर दी गई है, निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। आदिवासी मूलवासी संगठनों ने भी सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन के विरोध में बंद कॉल किया है और जिसका लगभग सभी विपक्षी राजनीतिक दलों ने समर्थन भी किया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आज क्या माहौल रहता है रांची शहर का, क्योंकि पिछले शुक्रवार की अगर हम बात करें तो उस दिन जमकर उत्पाद मचाया था बंद समर्थकों ने। तो आज क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। दूसरी अगर बड़ी खबर की बात करें तो कैशलेस झारखंड अभियान की शुरुआत आज मुख्यमंत्री रघुवर दास करने जा रहे हैं। रांची से 20 किलोमीटर दूर नगरी प्रखंड से मुख्यमंत्री रघुवर दास कैशलेस झारखंड योजना की अभियान की शुरुआत करेंगे और साथ ही साथ उन्होंने राज्य भर के सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि 28 दिसंबर से पहले कैशलेस झारखंड योजना की शुरुआत हर एक जिले के कम से कम एक प्रखंड में जी, शुक्रिया ज्ञान रंजन जुड़ने के लिए और झारखंड की बड़ी खबरों को बताने के लिए। तो सीधे तौर पर झारखंड में सीएनटी और एसपीटी को लेकर के खींचातानी लगातार जारी है। महाराष्ट्र की खबरों का हम रुख कर लेते हैं, जहां पर निकाय चुनावों में बीजेपी को मिली जबरदस्त जीत के बाद अब शिवसेना और बीजेपी के बीच खींचतान शुरू हो गई है। एक तरफ जहां बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने अकेले चुनाव लड़ने की बात कहकर के शिवसेना के लिए माफिया राज शब्द का इस्तेमाल किया, तो वहीं शिवसेना ने सोमैया को इसका करारा जवाब दिया है। बता दें आपको कि निकाय चुनावों में बीजेपी को भारी सफलता मिली, जबकि शिवसेना दूसरे नंबर पर रही। और रुक कर लेते हैं सीधे मुंबई का, जहां पर हमारे संवाददाता दिवाकर हमसे जुड़ चुके हैं पूरी खबर के साथ, जानकारी के साथ। दिवाकर, शिवसेना और बीजेपी में निकाय चुनाव के बाद से खींचतान देखने को मिल रही है। आगे चुनाव जो होगा क्या साथ मिलकर के लड़ेंगे या अकेले? देखिए, बीएमसी चुनाव में शिवसेना और बीजेपी साथ लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, इसका फैसला शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लेंगे। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र के निकाय चुनावों में बीजेपी को भारी सफलता मिली है, उसे बीजेपी के कई नेताओं में बीएमसी का चुनाव अकेले लड़ने को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। और इसी तरह से इसी क्रम में किरीट सोमैया ने एक बयान दिया था कि बीजेपी जो है इस बार बीएमसी का चुनाव शिवसेना के बगैर लड़ेगी और शिवसेना के लिए उन्होंने माफिया राज वर्ड का इस्तेमाल किया था। माफिया राज वर्ड का इस्तेमाल इसलिए किया था क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया था कि जो शिवसेना है वो बीएमसी में जब से उसकी सरकार है, भ्रष्टाचार के तमाम मामले सामने आए हैं, भ्रष्टाचार की जो सीमा है वो पार हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी के नेता हैं वो जो है लगातार इस बात को जोर दे रहे हैं कि बीएमसी चुनाव में बीजेपी साथ लड़ेगी। और उसी का जवाब देते हुए कल शिवसेना ने किरीट सोमैया को बरसाती मेढक तक करार दे दिया। तो कहीं ना कहीं जो जुबानी जंग है वो तेज हो रही है। हालांकि जो निकाय चुनाव हुए थे उसमें शिवसेना और बीजेपी एक साथ में लड़े थे और जो जहां पर बीजेपी पहले नंबर पर रही थी वहीं शिवसेना दूसरे नंबर पर रही थी। लेकिन जिस तरह से बीजेपी को सफलता मिली है, कहीं ना कहीं ये सुगबुगाहट होनी तय थी और ये सुगबुगाहट पहली बार नहीं है, इसके पहले भी जो है लगातार सुगबुगाहट होती रही है। किरीट सोमैया तमाम बयान देते आए हैं कि इस बार बीजेपी अकेले चुनाव में जाएगी, शिवसेना के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी, छोटी पार्टियों के साथ मिलकर गठबंधन करके शिवसेना का जो माफिया राज है बीजेपी बीएमसी में उसको खत्म करेगी और उसके बाद जो बीजेपी की सरकार बनेगी बीएमसी में। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी। बिल्कुल दिवाकर, नजर इस पर बनी रहेगी लगातार कि अकेले बीजेपी चुनाव लड़ती है। जिस तरह से किरीट सोमैया ने यहाँ पर बयान दे दिया, वहीं शिवसेना ने पलटवार भी कर दिया है। देखना है कि खींचतान और कितनी ज्यादा लंबी यहाँ पर जाती है। वहीं नोटबंदी के बाद जहां कैश की किल्लत से जूझ रही है जनता, तो वहीं आज से पेट्रोल पंपों, एयरपोर्ट और नेशनल हाईवे पर 500 और 1000 के पुराने नोट नहीं चलेंगे। लिहाजा आने वाले दिनों में जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि रेलवे और बस टिकट, अस्पतालों में ये नोट 15 दिसंबर तक स्वीकार किए जाएंगे। और सीधे रुख कर लेते हैं दिवाकर का, जो मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर,
नोटबंदी का फैसला था, उसके बाद भी जनता समझ रही थी कि स्थिति बेहतर होगी, हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अब जब ये कहा जा रहा है कि 500 के नोट आज से नहीं चलेंगे, खासतौर से हवाई अड्डे की अगर हम बात करें, पेट्रोल पंप की अगर हम बात करें, तो जनता की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। देखिए, सरकार ने जो सीमा बढ़ाई थी 500 और 1000 नोट के लेने के, कहीं ना कहीं ये सहूलियत को देख के बढ़ाई थी कि जनता को थोड़ा सहूलियत होगी, लोगों को परेशानी जो है वो दूर होगी, क्योंकि पुराने नोट 15 दिसंबर तक चलेंगे। लेकिन सरकार को जिस तरह से रिपोर्ट मिली कि इन पुराने नोटों को चलाने के चक्कर में कुछ लोग अपने ब्लैक पैसों को व्हाइट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट के बाद सरकार ने ये कदम उठाया है और पेट्रोल पंपों पर, एयरपोर्ट्स पर और साथ ही साथ कुछ अन्य जगहों पर जो है सरकार ने आज आखिरी दिन है ऐसा घोषित किया है 500 और 1000 नोट के लेने का। कल से ये नोट इन जगहों पर नहीं लिए जाएंगे। हालांकि रेलवे का पास निकालने में, रेलवे का टिकट लेने में, बसों का टिकट लेने में और साथ ही साथ अस्पतालों में ये नोट अभी लिए जाएंगे 15 दिसंबर तक, क्योंकि जिस तरह से सरकार को रिपोर्ट मिली थी, सरकार ने काला धन पर लगाम लगाने के लिए कदम उठाया है, लेकिन उसकी आड़ में जो लोग अपने ब्लैक पैसे को व्हाइट कर रहे थे पेट्रोल पंप पर चलाकर या फिर एयरपोर्ट्स पर चलाकर, अब वो जो है नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सरकार ने जो सहूलियत के लिए लोगों को ये सहूलियत दी थी वो अब वापस ले ली है। हाँ, हालांकि जनता को जरूर परेशानी होगी, क्योंकि जो कतार अभी जो है लग रही है, हालांकि वो छोटी है, लेकिन बैंकों के सामने लगातार जो कतार है वो लगी हुई है। लोग अपने पैसे पाने के लिए, क्योंकि सैलरी भी आई है लोगों की, तो उसको पाने के लिए लोग लाइन में खड़े हैं। क्योंकि दूसरी चीज, बैंक की मजबूरी बता रहे हैं कि उनके पास पैसा नहीं है, तो कहीं ना कहीं लोगों को मुश्किलें हो रही हैं। और पुरानी नोट जो है सिर्फ पेट्रोल पंप पे चले थे, पेट्रोल भराने के काम आती थी। दिवाकर, पूरी जानकारी के लिए, अपडेट के लिए भी आपके पास वापस आते रहेंगे। तो फिलहाल बता दें कि दिक्कतें जनता को लगातार हो रही हैं, क्योंकि म्याद को यहां पर कम कर दिया गया है हवाई अड्डे पर, और आप यहां पर अब 500 का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन वहीं अभी भी हॉस्पिटल्स और रेल टिकट, बस टिकट के लिए आप 500 का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी राहत, लेकिन दिक्कतें ज्यादा है। इसी के साथ वेकअप जिंदगी में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद भी एपीएन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।